सभी को नमस्कार। हेलो हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में आधुनिक काल को पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमने छायावाद का अध्ययन पूरा कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे प्रगतिवाद। थोड़ा सा आज आपको मेरी आवाज़ समझने का प्रयास करना होगा। गला थोड़ा सा ख़राब है बच्चों, फिर भी मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ तो आ रहा होगा। तो देखिए, प्रगतिवाद आपके सामने है। प्रगतिवाद 1936 ईस्वी से 1942, जिस पुस्तक से मैं आपको करवा रही हूँ ये समय सीमा यहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन ज़्यादातर आप कहीं पर भी पढ़ेंगे तो प्रगतिवाद की जो समय सीमा है वो 1936 से लेकर 1943 तक है। ठीक है, तो आपको ये समय सीमा ध्यान रखनी है। 42 की जगह 43, 1936 से 1943। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सन 1935 ईस्वी में E.M. फास्टर की अध्यक्षता में पेरिस में हुई थी। प्रगतिशील लेखक संघ बना था 1935 में पेरिस में E.M. फास्टर की अध्यक्षता में। भारत में जब हम देखते हैं तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई सन 1936 ईस्वी में। अब भारत में प्रगतिशील लेखक संघ के का जो पहला अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने लखनऊ में की थी। ठीक है, प्रगतिशील लेखक संघ का जो पहला अधिवेशन था मुंशी प्रेमचंद ने उसकी अध्यक्षता लखनऊ में की। हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद का आरंभ सन 1936 ईस्वी से माना जाता है। जैसा अभी मैंने आपको ऊपर बताया, 1936 ईस्वी से लेकर 1943 ईस्वी तक। प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक कार्ल मार्क्स हैं। राजनीति में जो मार्क्सवाद है, साहित्य में वही प्रगतिवाद है। ठीक है, प्रगतिवाद क्या है कि जो विचारधारा राजनीति के क्षेत्र में साम्यवाद या मार्क्सवाद कहलाती है, साहित्य में उसी विचारधारा को हम प्रगतिवाद कहते हैं। प्रगतिवाद की ओर झुकाव सबसे पहले उन्हीं कवियों का हुआ जो छायावाद के स्तंभ थे। छायावाद के 4 आधार स्तंभ मैंने आपको बताए थे, तो उनमें से एक सुमित्रानंदन पंत है। तो सुमित्रानंदन पंत इसमें अग्रणी है। अग्रणी है 1936 ईस्वी में पंत जी ने युगांत द्वारा छायावादी युग के अंत की घोषणा कर दी थी। 1936 में इनकी रचना थी युगांत, जैसा नाम से भी स्पष्ट हो रहा है, युगांत युग का अंत। तो इस रचना के द्वारा इन्होंने छायावादी युग के समापन की, अंत की घोषणा कर दी थी। युगवाणी में इनकी रचना, पंत जी की रचना युगवाणी में उन्होंने प्रगतिवाद को युग की वाणी कहा है। युगवाणी, तो युग की वाणी किसे कहा है? प्रगतिवाद को कहा है पंत जी ने। और इनकी जो रचना है ग्राम्या, वो भी इसी ढंग की ही रचना है। पंत जी ने अपने प्रगतिवादी विचारों को और अधिक स्पष्ट करने के लिए रूपाभ नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया। निराला जी की रचनाओं में प्रगतिशील स्वर आरंभ से ही विद्यमान था। कुकुरमुत्ता, जिसके बारे में मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। गर्म पकौड़ी, डिप्टी साहब आ गए, भिक्षुक, बनबेला आदि कविताओं में उनका यह मानवतावादी पक्ष उभर कर आया है। निराला जी की विधवा और वह तोड़ती पत्थर जैसी कविताओं में सर्वहारा वर्ग की दीनहीन दशा का उल्लेख हुआ है। ये दोनों कविताएं आपने पढ़ी भी होंगी क्योंकि आपके सिलेबस में भी हैं। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, तो ये कविता आपने पढ़ी होगी। तो इसमें क्या है, कवि ने सर्वहारा वर्ग की दीनहीन दशा का उल्लेख किया है। प्रगतिवादी कवियों में बात करें हम तो केदारनाथ अग्रवाल का नाम विशेष उल्लेखनीय है। केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं रूसी, जर्मन, अंग्रेजी, चेक आदि भाषाओं में अनुदित होकर विश्व सम्मान की अधिकारिणी बने। विश्व सम्मान मिला इनको। केदारनाथ अग्रवाल जी की साम्यवाद के प्रति दृढ़ आस्था थी और ये पेशे से वकील थे। केदारनाथ अग्रवाल को केन नदी के किनारे घंटों एकांत में बैठकर देखना, उसकी नदी की कलकल ध्वनि को सुनना और उसमें खो जाना बेहद प्रिय था। अतः इसलिए केदार जी को केन का कवि भी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, केन का कवि केदारनाथ जी को कहा गया है।
केदारनाथ जी ने युग की गंगा इस रचना में विषम अर्थव्यवस्था का यथार्थ चित्रण किया है। जिन समस्याओं को प्रेमचंद ने अपने कथा साहित्य में अंकित किया है, उन्हीं समस्याओं को केदारनाथ अग्रवाल ने अपनी कविताओं में चित्रित किया है। अमेरिकी साम्राज्यवाद का मुकाबला करने वाले वियतनाम पर केदार जी ने कविताएं लिखी हैं। वियतनाम के ऊपर कहे केदार खरी खरी, इस रचना में उन्होंने डॉलर के खतरे के प्रति भारतीय राजनेताओं को आगाह किया है। वसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी, इस कविता में केदार जी प्राकृतिक सौंदर्य में सहृदयता से तल्लीन हुए हैं। इसमें उनकी मिट्टी के साथ जुड़ने की तल्लीनता दिखाई देती है और वह अद्वितीय और सराहनीय है। हे मेरी तुम, हे मेरी तुम ये जो रचना है, और जमुन जल तुम, ये दोनों कविता संग्रह केदार जी ने अपनी पत्नी को याद करते हुए उनकी याद में लिखे थे। केदारनाथ अग्रवाल को अपूर्वा काव्य संकलन के लिए 1986 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और फूल नहीं रंग बोलते हैं, इस रचना पर केदारनाथ जी को सोवियत लैंड पुरस्कार प्राप्त हुआ था। फिर यहाँ पर कुछ प्रगतिवादी कवियों के नाम हैं, ये उनका जीवन काल है, देख लेना। नागार्जुन का जीवन काल 1910 से 1998, केदारनाथ अग्रवाल का जीवन काल है ये। त्रिलोचन, डॉक्टर रामविलास शर्मा और मुक्तिबोध, आगे भी हैं एक दो, देखिए। उनके बाद शिवमंगल सिंह सुमन और रांगे राघव, ये कुछ प्रगतिवादी कवियों के नाम यहाँ पर हैं। प्रगतिवादी विचारधारा के कवि और लेखक नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र। युगधारा, ये नागार्जुन का प्रारंभिक काव्य संकलन है। भारत में ब्रिटेन की महारानी के आगमन पर जब भारत में ब्रिटेन की महारानी का आगमन हुआ था, तो उस समय पर उसके स्वागत के लिए जो तैयारियां की गई थी, उन्हें देखकर नागार्जुन ने क्या कहा था? आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, यही हुई है राय जवाहरलाल की। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये पंक्तियाँ नागार्जुन की हैं। नागार्जुन ने अधिकांश कविताओं में सर्वहारा वर्ग की कठिनाइयों और पीड़ाओं को शब्दबद्ध किया है। सिंदूर तिलकित भाल नागार्जुन की श्रेष्ठ प्रणयप्रक रचना है, प्रेम युक्त रचना है। ये कविता भी आपने जरूर पढ़ी होगी, आपके सिलेबस में है। सिंदूर तिलकित भाल, जो अपनी पत्नी को कहते हैं कि हे प्रिय, मुझे तुम्हारा सिंदूर लगा हुआ मस्तक याद आता है, वो अपनी जन्मभूमि से भी दूर हैं। तो ये कविता में चित्रण हुआ है इस प्रकार का। भस्मांकुर कविता में नागार्जुन ने काम को जिजीविषा के उत्स और सृष्टि के मूल के रूप में व्यक्त किया है। यह वर्ण्य विषय है इस कविता का। इस कविता में नागार्जुन ने शिव और पार्वती के संबंधों को सहज मानवीय सामाजिक दृष्टि के रूप में देखा है। भस्मांकुर रचना कविता श्रृंगार की पीठिका पर करुण रस को व्यंजित करने वाली रचना है और इसमें बरवई छंद का प्रयोग हुआ है। व्यंग्य की जितनी प्रखरता नागार्जुन के काव्य में है, उतनी उनके समकालीन किसी भी कवि की कविताओं में देखने को नहीं मिलती। त्रिलोचन शास्त्री की बात करें तो उनका वास्तविक नाम है वासुदेव सिंह। त्रिलोचन के काव्य में ग्रामीणों और गांव की समस्याएं हैं। धर्म ईश्वर के प्रति वे अंधश्रद्धा नहीं रखते। अपने तेवर और विचारों से प्रगतिवादी प्रतीत होते हैं। प्रगतिवादी होते हुए भी वे खेमे से बाहर दिखाई देते, प्रगतिवाद के खेमे से बाहर ही दिखाई देते हैं। त्रिलोचन सोनेट रचना के लिए विशेष प्रसिद्ध है। ये अंग्रेजी का एक छंद है सोनेट। इनकी सोनेटों में मधुरता है। त्रिलोचन ने रोला, कुंडलिया, बरवई आदि पुराने छंदों का भी प्रयोग किया है। इन्होंने मुक्त छंदों का भी सृजन किया है। रांगे राघव की कविताओं में समाजवादी चिंतन और सामाजिक चेतना की शक्ति है। राह के दीपक की कविताओं में युगीन यथार्थ के संदर्भ में प्रकृति छवि का भी अंकन किया गया है। प्रगतिवादी कवियों में शिवमंगल सिंह सुमन ने गीतों की भी रचना की है और लंबी कविताएं भी लिखी हैं। एशिया जाग उठा है, जल रही हैं दीप, जलती है जवानी, प्रलय, सृजन,
आदि कविताओं में पूंजीपतियों की शोषक नीति की निंदा की है और दीन दुखियों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। डॉक्टर रामविलास शर्मा प्रख्यात प्रगतिवादी समीक्षक हैं। इनकी कविताओं में हमें सादगी, वेग और सहजता का सौंदर्य देखने को मिलता है। तो प्रगतिवाद इस पुस्तक में इतना ही दिया हुआ था। तो आज की वीडियो में हमारा प्रगतिवाद यहीं पर समाप्त होता है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ बच्चों कि आपको मेरी वीडियो समझ आ रही होंगी। तो मुझे सुनने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का, श्रोतागणों का मुझे सुनने के लिए तहे दिल से आभार। मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रगतिवाद के बाद अगला काल हम पढ़ेंगे प्रयोगवाद। आज के लिए इतना ही। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद।